Okay, students. Today we study about a string force and non-contact force. Okay. First, we complete the different types of non-contact force. So let's begin the class. First, we will discuss about a string force or tension. The force exerted by a string due to its tightness, is called a string force or tension. It is used only to pull an object. The direction of tension is always opposite, not opposite, is always away from an object. ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, देखिए कोई लाइन छूट गया है. सारे लोग आज पहले पढ़ाई करिए, लास्ट के 5 मिनट्स में आप लोग से डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम है. Yes, sir, students, we have completed about 1 month. Okay, so today we will finish the first part. In the next class, we will start the pressure part. ठीक है, कंप्लीटेड. सारे लोग लिखिए, डन लिखिए सारे लोग. ठीक है. Now let's take some example of a string force. Suppose a man is standing and there is a stone. This stone is tied with a string. A string is tied to the stone. Now tell me, with this string, it can push or pull an object. इस स्ट्रिंग से इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, पुल करेगा या पुश करेगा. वेरी गुड. नाउ ऑब्जर्व द कंडीशन. व्हेन ही
पुल द स्टोन, जिस तरह से जैसे ही यह स्टोन को पुश करेगा, सॉरी पुल करेगा, आपका स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट हो जाएगा। यह स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? टाइट। ठीक है, आप लोग देखते होंगे घरों में, आप लोग छत पर हैंगर बनाते हैं ना स्ट्रिंग से, लूज होता है, जैसे इस पर क्लॉथ वगैरह, ठीक है, उस पर हम लोग हैंग करते हैं तो काफी टाइट हो जाता है ना। तो स्ट्रिंग जो फोर्स है वो तभी लगाएगा जब वो टाइट होगा, ना कि लूज होगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग के टाइटनेस होने की वजह से एक फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग फोर्स। और स्ट्रिंग फोर्स से सिर्फ और सिर्फ हम पुल करते हैं, पुश नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल है, सपोज we try to carry water from the well. Then what happens? We can only pull the object, pull the bucket और push the bucket. वेल से हम लोग जब हम लोग वाटर्स को बकेट के द्वारा निकाल रहे होते हैं तो हम लोग उसको पुल करते हैं या पुश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पुल करते हैं, उसको खींचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन वी फ्लाई ए काइट, ओके, देन वी कैन ओनली पुल द काइट। हम लोग काइट को क्या करते हैं? सिर्फ पुल करते हैं, पुश नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हुआ with the help of a string force we can only pull the object. Now we'll discuss about direction of tension. चलिए, डायरेक्शन ऑफ टेंशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज a body of mass m kilogram is attached with a string. ठीक है, एक बॉडी है मास m किलोग्राम, वो अटैच किया गया है स्ट्रिंग से। ठीक है, नाउ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट। अब बताना आपको ये जो बॉडी है वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, याद रखिएगा इस बॉडी पर हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होता है mg। पहले से बताइए, बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन? बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसका आंसर है बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट और मोशन एक रिस्पेक्टिव टर्म होता है, जो मेरा सराउंडिंग है उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर अर्थ सन मून कुछ तो है नहीं। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो जो हमको दिख रहा है वही मेरा सराउंडिंग, तो इसी में आंसर देना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताइए। तो बॉडी क्या है? रेस्ट में है। अब हमें ऑब्जर्व करना है, ये फोर्स तो लग रहा है कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड, फिर भी ये रेस्ट में है। इसका मतलब यहाँ पर होगा एक बैलेंस्ड फोर्स। क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स। अगर ये बॉडी पर डाउनवर्ड लग रहा है तो बैलेंस फोर्स
क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। क्या लगेगा, अपवर्ड। अब ये जो फोर्स है स्ट्रिंग की वजह से लग रहा होगा। अगर स्ट्रिंग नहीं रहता तो बॉडी तो मूव करता, फॉल हो जाता। ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है ड्यू टू द स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टेंशन। ठीक है, यानी टेंशन का डायरेक्शन अपवर्ड, ग्रेविटेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब देखिए बॉडी हमारा ये है, तो टेंशन जो है बॉडी के तरफ लग रहा है या बॉडी से अवे लग रहा है, जल्दी बताइए। टेंशन है टेंशन जो है बॉडी से टुवार्ड लग रहा है या बॉडी के अवे लग रहा है, बॉडी से दूर या बॉडी के तरफ। वेरी गुड, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, देखिए अगर ये टेंशन बॉडी की तरफ लगता और एमजी भी क्या लग रहा है, टेंशन भी इस डायरेक्शन में, एमजी भी इस डायरेक्शन में, भी बैलेंस फोर्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा ना। बैलेंस फोर्स कब कहलाएगा, जब दोनों इक्वल है, अपोजिट हो। टेंशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कब कहेंगे, जब दोनों क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी। ठीक है, नोट कर लीजिए। होने के बाद सारे लोग डन लिख दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं टेंशन का। सपोज एक पुली है, एक बॉडी ऑफ मास m1 है और दूसरा बॉडी ऑफ मास m2 है। ठीक है, अब आपको बताना है टेंशन दोनों में अपवर्ड होगा या एक में अपवर्ड होगा और एक में डाउनवर्ड होगा। जल्दी बताइए, टेंशन दोनों बॉडी में अपवर्ड होगा या एक में अपवर्ड एक में डाउनवर्ड। वेरी गुड, ठीक है, आंसर होगा अपवर्ड इन बोथ। अपवर्ड इन बोथ। क्यों अपवर्ड, क्योंकि जो मेरा स्ट्रिंग है वो फोर्स लगाता है अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो टेंशन जो लगता है हमेशा बॉडी से दूर, दोनों में क्या होगा, अपवर्ड। ठीक है, सपोज m1 बड़ा है m2 से, तो बॉडी ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये बॉडी अपवर्ड मूव। ठीक है, लेकिन टेंशन हमेशा दोनों में क्या होगा, अपवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, आपको बताना है M1 में टेंशन किधर लगेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, और M2 में किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट। जल्दी बताइए, M1 और M2 में टेंशन अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। वेरी गुड, राजनंदन राइट आंसर। रौनक राइट आंसर। बाकी सबका एक सही है, एक गलत है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए ये M1 है, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड गए यानी दूर जा रहे हैं, डाउनवर्ड जाएंगे तो पास ना आ जाएगा, तो इस केस में क्या लगेगा, अपवर्ड। क्या लगेगा, टेंशन अपवर्ड। ठीक है, अब देखिए M2 में, M2 में बॉडी से दूर जाना है, अगर लेफ्ट लगेंगे तो हम पास चले जाएंगे, लेकिन टेंशन तो हमेशा क्या लगता है, दूर लगता है, तो क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा राइट। समझ में आ गया, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। बोलिए क्लियर है, यस या नो, क्लियर हुआ, सारे लोग बताइए यस या नो, सारे लोग बताइए। वेरी गुड। सो दिस इज अबाउट string force. Okay, some questions related to the tension we will upload and discuss later. Today we discuss about non contact force. ठीक है, टेंशन का जो कुछ क्वेश्चन है अपलोड कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा बाद में। नाउ वी डिस्कस अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड अबाउट 1 month। ठीक है, और हम लोग का अभी फोर्स खत्म नहीं हुआ है और प्रेशर चालू करना है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रेशर हो गया है, प्रेशर खत्म करने के लिए। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट force. Yes, sir, students, it is also possible to apply force on a body from distance. ठीक है, हम किसी बॉडी पर दूर से ही, एट ए डिस्टेंस से फोर्स लगा सकते हैं, यानी कि विदाउट टचिंग द बॉडी। बॉडी को बिना टच किए हुए क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। इन सारे फोर्स को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला नंबर पर है ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट नंबर पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, एंड सेकंड नंबर पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्स। पहले अर्थ के लिए और फिर यूनिवर्स के लिए। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे, अर्थ के लिए। द फोर्स विथ विच, याद हो गया होगा आप लोगों को, द फोर्स विथ विच द अर्थ attracts an object towards its center is called gravitational
फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ द बॉडी एंड ग्रेविटी। ठीक है, चलिए, तो एक चीज क्या इसमें कॉमन है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये बॉडी को सिर्फ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये बॉडी को रिपेल नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? द फोर्स विथ विच क्या करता है, द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि कोई भी बॉडी है, अगर वो फॉल करेगा तो सेंटर की तरफ फॉल करेगा, और उसका फोर्स लगेगा mg। नोट डाउन करिए। बोर्ड तो क्लियर है। ठीक है, सम टाइम इट्स मे हैपन दैट, बट आफ्टर सम टाइम बोर्ड भी इज क्लियर। कभी कभी ब्लर होता है, लेकिन बाद में तो ठीक हो जाता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपको, लास्ट 5 मिनट मिलेगा, आप पूछिएगा। अभी क्लास में कोई डिस्ट्रैक्ट मत करिए। The force with which the earth attracts an object, किसके तरफ, towards its center, is called gravitational force of the earth। An object, attract के बाद है an object। Completed? Yes or no? Good. Now we study universal law of gravitation। ठीक है, बी पार्ट में पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद रखिएगा, ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को, आप मम्मी पापा को भी देख के अट्रैक्ट होते हैं, छोटे बच्चे है ना। छोटे बच्चे को क्या देखते हैं कि आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जैसे उनके मम्मी पापा आएंगे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेविटेशन भी क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन है। और ऐसा कहा जाता है किसी बॉडी में अगर मास है तो उसमें ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी। हायर द मास, हायर द ग्रेविटेशन फोर्स। उसको डिफाइन करते हैं, द फोर्स ऑफ attraction between the bodies, the force of attraction between the bodies, bodies के बीच में force of attraction होगा। क्यों होगा, due to their masses, क्योंकि उसके पास क्या है, मास है। अगर मास नहीं रहेगा
तो फोर्स भी नहीं होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी टू देयर masses is called gravitational force। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है इफ a body of mass m1 and body of mass m2 is placed at a distance r, then m1 exert force on m2 and m2 exert force on m1, and force is calculated by the formula G m1 m2 by r square। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। अब जी का वैल्यू क्या होगा? तो जी जो कहलाता है, जी है हमारा ग्रेविटी कांस्टेंट, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नोट कर लीजिए। क्लियर हो रहा है? यस या नो? जल्दी बताइए, कितने लोगों को क्लियर हुआ? R इज डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। R क्या है? ये डिस्टेंस है। R क्या है? डिस्टेंस। अभी मत पूछेगा डिस्टेंस कौन सा, m1 और m2 का। ठीक है, जी क्या वैल्यू समझ में आ गया? 6.67। और अर्थ में जल्दी से चैट में बताइए, अर्थ के लिए जी का वैल्यू कितना होता है, स्मॉल जी का? वेरी गुड, 9.8। ठीक है, अब देखिए जी और जी में क्या डिफरेंस है। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, यानी कि ये सब बड़े के लिए, यूनिवर्स के सारे बड़े के लिए। और ये जो जी है ये अर्थ के लिए, इसके लिए है, अर्थ के लिए 9.8 मीटर। और इस जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, ये सारे बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। और ये स्मॉल जी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, और ये सिर्फ अर्थ के लिए। ठीक है, सेकंड हम लोग का जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए अभी हम क्या बताएं कि m1 है और m2 है, ये दोनों क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था या रिपेल?
जल्दी बताइए। वेरी गुड। क्या कर रहा था? अट्रैक्ट। ठीक है, ये दोनों मास है, m1 m2, तो दोनों क्या कर रहा था? अट्रैक्ट। लेकिन सपोज दो चार्ज होता Q1 और Q2, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल रहेगा, तो बताइए चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है या सिर्फ मास फोर्स लगाता है? केवल मास फोर्स लगा सकता है या चार्ज ही फोर्स लगाता है? वेरी गुड। ठीक है, दो जो स्टूडेंट्स who have studied electricity in class 7, they better know that charge also exert force. And do you remember Coulomb's law? किसी को याद है Coulomb's law? यस लिखिए अगर किसी को याद है Coulomb's law। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो लिखते हैं नेक्स्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखिए the force exerted by one charged particle on another charged particle is called electrostatic force. It can be attractive or repulsive। ठीक है, अट्रैक्ट कब करेगा जल्दी से बताइए। लाइक चार्ज क्या करेगा और अनलाइक चार्ज क्या करेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।